Hi, myself Nishant from Concept Live. थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में लास्ट लेक्चर तक हम कंडक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हमने ओम्स लॉ से एनालॉजी करके उसको सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड एंड स्लैब को समझा था। आज हम हीट ट्रांसफर का जो दूसरा तरीका है कन्वेक्शन, जो कि फ्लूइड के अंदर होता है, यानी लिक्विड एंड गैसेस में, उसको हम समझेंगे। तो कन्वेक्शन आज का टॉपिक है। अब कन्वेक्शन होता क्या है? The process of heat transfer from one place to other by actual movement of particle of medium due to difference in density. अब ये डेंसिटी में डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि जब भी हम बर्नर से या गैस से हीट अप करते हैं तो जो बिल्कुल पास का फ्लूइड होता है इसके उस फ्लेम के, तो वो गर्म होकर उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो ऊपर उठता है और उसकी जगह पाने के लिए ऊपर का डेंसर फ्लूइड नीचे की तरफ आने लगता है। तो पार्टिकल का एक्चुअल मूवमेंट हो जाता है। जबकि कंडक्शन में क्या होता है? वाइब्रेशन होता है, यानी कि मीन पोजीशन के आसपास ही पार्टिकल हिलते रहते हैं और अपने पड़ोसियों से टकराते रहते हैं। इस तरह से वो हीट को ट्रांसफर करते हैं। पर कन्वेक्शन में एक्चुअल मूवमेंट हो जाता है और कंडक्शन में जस्ट मीन पोजीशन नहीं छूटेगी, बाकी वो हिलते रहेंगे उसके चारों तरफ। कन्वेक्शन जो है वो प्रीडोमिनेटली लिक्विड एंड गैसेस के अंदर होता है। अब ये कन्वेक्शन दो तरीके होता है, एक तो नेचुरल और एक हुआ फोर्स्ड। नेचुरल में तो ग्रेविटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, यदि ग्रेविटी नहीं है तो ये होगा भी नहीं। खासतौर से सैटेलाइट जो कि ऑर्बिट में घूम रहे होंगे, फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में ये नहीं होता। फोर्स कन्वेक्शन में कोई ना कोई एक्सटर्नल मैकेनिज्म होगी जो फ्लूइड को बहने के लिए मजबूर करेगी। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर पंप, हमारा जो हार्ट होता है ना, वो पंप की तरह बिहेव करता है। उसी तरह से यदि हमने गर्मी के दिनों में रूम के अंदर कूलर लगा रखा है, फैन लगा रखा है, तो वो भी एयर को फैसिलिटेट कर रहा है शिफ्ट होने के लिए। तो वैसे कन्वेक्शन कौन से कहलाएंगे? फोर्स कन्वेक्शन। तो नेचुरल कन्वेक्शन में ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटी क्या करेगी? भारी चीज को नीचे खींचेगी और उसके रिस्पेक्ट में हल्की जो चीज है वो रिलेटिवली ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है। तो ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड रिजल्टिंग फ्रॉम द डिफरेंस इन डेंसिटी इज कॉल्ड नेचुरल कन्वेक्शन। अब इसे कुछ एग्जांपल है कि ये सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, इसको भी मैं फिगर में भी दिखा दूंगा। फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड विंड्स और ये मानसून। तो मानसून वगैरह में क्या होता है कि भाई गर्मी के दिनों में मई जून के महीने में आपका जो इंडियन ओशन है उसके रेस्पेक्ट में जो हमारा पेनिसुला है, जो लैंड वाला हिस्सा है, वो ज्यादा गर्म हो जाता है। ज्यादा गर्म हो जाएगा तो लैंड के हिस्से की एयर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और इंडियन ओशन की तरफ से जो हवा है वो इस तरफ आएगी और वो साथ में अपने क्लाउड्स भी बहा के ले आती है। फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड विंड्स, इसमें क्या होगा कि जो इक्वेटर होता है उस पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट सीधी पड़ती है एज कम्पेयर टू पोल, तो इक्वेटर हमेशा ज्यादा गर्म हो जाता है एज कम्पेयर टू पोल। तो इक्वेटर की हवा गर्म होके उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो ऊपर उठ जाती है। ठीक है, ये दोनों तो मैं भी आपको फिगर के अंदर भी सिखा रहा हूं। तो सी ब्रीज, लैंड ब्रीज अभी आने वाला है। अब क्या हुआ कि नेचुरल कन्वेक्शन का रीजन ही क्योंकि ग्रेविटी है, तो ये हमेशा बॉटम से टॉप होगा, क्योंकि जो भी फ्लूइड ज्यादा गर्म हो जाएगा विद द कांटेक्ट ऑफ फ्लेम और द बर्नर, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, वो ऊपर की तरफ चल देगा। बट जो फोर्स कन्वेक्शन होगा वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, क्योंकि फैन तो आप जिस डायरेक्शन में लगा दो उसी तरफ हवा चल देगी। तो फैन या कूलर वाले केस में तो फोर्स कन्वेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, बट नेचुरल कन्वेक्शन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ही होगा। जैसे हम उसको बुओयेंसी को समझते हैं ना, कि हमने हीलियम का भरा हुआ बलून छोड़ दिया, तो हीलियम क्या होता है? अपनी सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक एयर से हल्की होती है, तो वो हमेशा किधर जाता है? ऊपर जाता है। तो भारी चीज के रिस्पेक्ट में जो हल्की फ्लूइड है वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है। नेचुरल कन्वेक्शन को उसी तरीके से समझिए। अब क्योंकि यहां पर ग्रेविटी की इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, इसीलिए दिस नेचुरल कन्वेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन द ग्रेविटी फ्री रीजन। तो ग्रेविटी फ्री रीजन कौन से है? फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट या फिर एक ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। ऑर्बिटिंग सैटेलाइट कहीं घूम रही है तो वो नीचे गिरना भूल जाती है, तो वो भी एक फ्री फॉल का ही केस होता है। अब यदि दोनों बात समझ में आ गई हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सर्दियों के दिनों में जो सर्दी बहुत तेज पड़ रही है, तो हीटिंग के लिए जो आप हीटर होते हैं वो हमेशा किधर रखते हैं? ग्राउंड पे रखते हैं। हीटिंग का हीटर किसी की भी आपने छत पे लटका हुआ नहीं देखा होगा। सिमिलरली जो स्प्लिट एसी का जो डक्ट होता है वो आप कहाँ लगाते हैं? हमेशा ऊपर की तरफ लगाते हैं। क्यों? जो गर्म हवा है जो हीटर से निकल रही है वो हमेशा नीचे से ऊपर जाती है, जबकि जो ठंडी हवा है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से साइंस को, कन्वेक्शन को यूज करके हम इनको प्रॉपर्ली समझ सकते हैं। अब ये जो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज की मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, वो फिर से देखिए स्लाइड आ चुकी है।
तो सी ब्रीज किधर से किधर आ रही है, सी से लेके लैंड की तरफ। क्यों? जब सन दिन में यहां पर चमकेगा, ज्यादा गर्मी रिलीज करेगा, तो जो लैंड वाला हिस्सा होता है जहां पे पत्थर, मिट्टी, इस तरह के पहाड़ हैं, तो वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, क्योंकि उनकी स्पेसिफिक हीट पानी के रेस्पेक्ट में बहुत कम होती है। पानी की स्पेसिफिक हीट काफी ज्यादा होती है। यही वजह है कि बॉम्बे या जो भी कोस्टल एरिया होते हैं वहां पर टेम्परेचर का वेरिएशन ज्यादा नहीं आता। तो इस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हो। तो जो भी सिटीज सी के आसपास होते हैं उनमें टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा नहीं आता, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जैसे सन जब दिन में पूरी गर्मी छोड़ रहा है, तो लैंड वाला हिस्सा ज्यादा गर्म हो जाता है। लैंड के कॉन्टेक्ट में जो भी एयर आती है वो ज्यादा गर्म होके, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, तो वो ऊपर की तरफ उठ जाती है, तो वो जगह वहां पे लो प्रेशर का जोन बन जाएगा। लो प्रेशर का जोन बनते ही सी की तरफ से ठंडी हवा इस तरह से चल देगी, तो सी ब्रीज इस तरह से बहेगी। अब अपन आते हैं किधर, लैंड ब्रीज की तरफ। अब इसमें कंडीशन अपोजिट हो जाएंगी, रात हो जाएगी, मून आ जाएगा। ठीक है जी। तो मून आ जाने से अब दिन के टाइम जो हवा इधर से इधर चल रही थी, अब उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो कोल्ड ब्रीज मूव्स फ्रॉम द लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट बाय नेचुरल कन्वेक्शन। ये तो आपको बताया गया, एक चाय का पतीला जैसा है, उसको आपने गैस के बर्नर पर रख दिया, तो जब बर्नर को जलाएंगे तो सबसे पहले ये पतीले का मेटल गर्म होगा, और इस पतीले के बॉटम से जो पानी जुड़ा हुआ है ना, सबसे पहले तो लोएस्ट लेयर ऑफ वाटर की गर्म होगी, क्योंकि वो ही मेटल के बॉटम के इमीडिएट कांटेक्ट में है। तो वो गर्मी पाके उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, वो ऊपर चल देगी। तो आप कभी भी चाय बनाते वक्त गौर करिएगा कि लेयर टू लेयर शिफ्टिंग होती रहती है, और ये सब नेचुरल कन्वेक्शन का ही एग्जांपल है। तो जो हल्की चीजें ऊपर चल देती है, जो भारी है वो नीचे आ जाती है। अब आते हैं फोर्स कन्वेक्शन पर। तो अब की बार भी ट्रांसफर ऑफ हीट तो होगा, बट ग्रेविटी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगी, क्योंकि ग्रेविटी के केस में तो सिर्फ नीचे से ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन ही होगी। पर फैन तो हम किधर भी रख दें, ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, किधर भी रख दें, तो उस केस में फ्लूइड का या एयर का ट्रांसफर इजीली होना शुरू हो जाएगा। तो जब भी आप एक्सटर्नल मींस जैसे मैकेनिकल मींस कोई फैन या पंप रख देते हैं, तो वो खुद ही एयर या लिक्विड के फ्लो की डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं। इसी तरीके से कार में भी आप जानते हैं कि उसके इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर एक पंखा जैसा घूमने वाला लगा होता है। ट्रक, बस में सब में ही मैकेनिज्म होती है, तो वो लगातार एयर को उस पर फेंकता रहता है, जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन रहता है इंजन वगैरह। घरों के अंदर वेंटिलेशन भी देते हैं कि कहीं ना कहीं छोटी सी ओपनिंग छोड़ देते हैं, तो दो अपोजिट वॉल में कहीं ना कहीं ओपनिंग छोड़ देते हैं, तो बाहर से जब हवा चलती है तो वो दोनों होल से होती गुजर जाती है, और घर के अंदर फ्रेश एयर का मूवमेंट होता रहता है, और इसी वजह से गर्मी या सर्दी भी हम मैनेज करते रहते हैं। तो वेंटिलेशन भी एक फोर्स कन्वेक्शन का ही एग्जांपल है। अब हम आते हैं हीट ट्रांसफर का जो तीसरा तरीका है, दैट इज रेडिएशन। उस पर हम आ रहे हैं। तो रेडिएशन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, फिर हम रेडिएशन शुरू करते हैं। अब रेडिएशन में देखिएगा, तो कंडक्शन में तो सॉलिड मीडियम चाहिए था, कन्वेक्शन में फ्लूइड यानी कि गैस या लिक्विड दोनों आ सकते थे, पर रेडिएशन के अंदर आपको किसी भी मैकेनिकल मीडियम की जरूरत नहीं है। तो किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, तो फिर ये रेडिएशन कौन सी वेव है भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो जैसे सन से अर्थ की तरफ भी जो रोशनी आती है वो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर तो लगभग 100-125 किलोमीटर पर खत्म हो जाता है, उसके बाद तो देयर इज नथिंग, देयर इज ओनली वैक्यूम। और सन की जो डिस्टेंस बहुत कई लाख किलोमीटर है, तो वहां से यहां तक फिर किस के थ्रू आ रहे हैं? ना तो कंडक्शन के थ्रू आ रहे हैं, क्योंकि लगातार कोई मेटल की कंटिन्यूटी नहीं है, ना कन्वेक्शन के थ्रू आ रहे हैं, तो बीच में कोई मेटेरियल ही नहीं है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको हम लाइट भी कह रहे हैं, और यहां पर हम उसको रेडिएशन भी बोल रहे हैं। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिनको की मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैकेनिकल फील्ड के वेक्टर होते हैं, वो ही लगातार ऑसिलेट करते हुए एक दूसरे से रास्ता बनाते हुए चलते हैं। 12th में ईएम वेव आपके इंडिविजुअल टॉपिक है, इसी वहां पर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मटेरियल मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। तो यहाँ पे बहुत सा फिगर दिखा हुआ है। अर्थ का देखो पसीना आ गया, जीभ निकल गई, और सन चमक रहा है, और रोशनी आपकी इस तरह से आ रही है। तो काफी बीच की डिस्टेंस है, कई लाख किलोमीटर है। आपने तो उसमें पढ़ा हुआ युग सहस्त्र योजन पर भानु, एक लाइन है ना हनुमान चालीसा में, तो बहुत पहले ये तो कैलकुलेट हो गई थी, और हालांकि साइंटिस्ट ने उसको कंफर्म जरूर किया है। तो मीडियम कुछ भी नहीं है, और ये लंबी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए आपकी जो सनलाइट है वो रेडिएशन के थ्रू या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू आ रही है। तो
ये आपको बताई दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EM वेव कहलाते हैं। तो रेडिएशन बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। अब जितनी भी बॉडीज होती हैं वो हमेशा रेडिएट करती रहती हैं, मतलब मैं एक ठंडी बॉडी रख दूं, एक गर्म बॉडी आसपास रख दूं, तो ऐसा नहीं कि ठंडी बॉडी दब जाएगी, नहीं, ठंडी बॉडी जब तक एब्सोल्यूट जीरो से अबव टेम्परेचर पर है वो भी हमेशा रेडिएट करती रहेगी। वो बात जरूर है कि उस ठंडी बॉडी का रेडिएशन गर्म बॉडी के रिस्पेक्ट में कम होगा, पर वो चुप नहीं बैठेगी, यानी ऑल द बॉडी ऑल द टाइम एट ऑल टेम्परेचर एमिट रेडिएशन। पर ये बात सिर्फ 0 केल्विन के लिए लागू नहीं है, ठीक है। तो 0 केल्विन के अलावा एट ऑल अदर टेम्परेचर ऑल द बॉडीज एमिट थर्मल रेडिएशन। यहां पर एक फिगर दिखाया हुआ, इसमें क्या है, सन चमक रहा है, सन लाखों किलोमीटर दूर है, वहां से जो रोशनी आ रही है विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, वो तो रेडिएशन का एग्जांपल है। फिर वो सन की रोशनी हमारे मकान की खिड़की के थ्रू एंटर कर रही है, तो उसके ग्लास विंडो के थ्रू एंटर कर रही है, तो अंदर जो भी एयर रही होगी उसको उसने गर्म किया है, तो जो एयर गर्म हो गए ऊपर उठ गई है, फिर ऊपर की जो एयर अभी तक गर्म नहीं हुई थी वो नीचे आ जाएगी, तो पूरे कमरे की जो भी एयर है वो भी लगातार गर्म हो रही है, पर वो हीट ट्रांसफर का तरीका कन्वेक्शन कहलाएगा। फिर कमरा अच्छा खासा गर्म हो गया, तो फिर वो हीट रिलीज करना चाहिए, शाम के फिर 5-6 बजेंगे तो ये भी हल्का पड़ेगा, कमरा ज्यादा गर्म हो गया है, तो जो ये हीट है वो दीवारों के थ्रू निकलेगी, मान लो टीन शेड है तो छत की तरफ से भी निकलेगी। तो ये सारा मीडियम जो है वो क्या है, सॉलिड है, क्योंकि सीमेंट की दीवार के अंदर भी आप जानते हैं लोहे के सरिये वगैरह डले होते हैं, तो ये सॉलिड मीडियम है, छत भी टीन की डली हुई है या सरिये की भी डली हुई है, तो भी वो सॉलिड मीडियम है, तो वहां से जो हीट निकल रही है वो आपकी कंडक्शन है। तो ये इस फिगर में रेडिएशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन तीनों को एक साथ दिखाया गया है। एक एग्जांपल में रेडिएशन और बता देता हूँ। आजकल ठंड बहुत है, बहुत ये बॉन फायर लकड़ी जला रहे हैं, तो लकड़ी जलाने पर जैसे ही आप आग जलाइएगा ना, यदि थोड़ा सा ऊपर हाथ रख दें तो हो सकता है ऊपर रखे हुए हाथ पे तो गर्मी थोड़ी सी देर में पहुंचेगी जब तक कि फ्लेम बड़ी ना हो जाए, पर बगल में रखा हुआ कोई हाथ होगा ना, वहां पर भी गर्मी पहुंच जाती है, क्योंकि ऊपर रखते हैं तो थोड़ा समय भी लगता है, और जब तक कि वही कि नीचे की एयर गर्म होगी, डेंसिटी कम होगी, फिर वो ऊपर उठेगी, उसमें टाइम लग जाता है, ठीक है। और वैसे भी कन्वेक्शन में हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर होती, इधर तो आने से रही थी, इधर तो आनी नहीं थी, इधर आपने कोई फैन भी नहीं रखा है, तो इधर साइड में जो हीट आ जा रही है वो ऑब्वियसली कम से कम कन्वेक्शन की वजह से नहीं है, तो ये साइड में जो हाथ तापेगा वो कौन सा रीजन है, रेडिएशन की वजह से। तो आपने देखा ही होगा, कुछ लोग ऊपर हाथ रख लेते हैं, कुछ साइड में रख लेते हैं, जिन्होंने ऊपर के आसपास में रखा है, ऊपर की तरफ में, तो वो तो कन्वेक्शन के थ्रू गर्मी का मजा ले रहे हैं, जिन्होंने बगल में रखा है वो रेडिएशन के थ्रू मजा ले रहे हैं। अब हम स्टीफन्स लॉ की तरफ जाएंगे, तो उससे पहले कुछ टर्म है एमिसिविटी वगैरह, उसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसको आप लिखते भी जाइए। तो एमिसिविटी क्या है? इट इज अ रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी टू द एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी आपने पहली बार सुनी होगी, और ये सुनकर तो आप और चौंक जाएंगे कि सन इज अ ब्लैक बॉडी, ठीक है। आप नहीं, सन तो एकदम चमकता दिखता है, वो कहां से ब्लैक बॉडी आ गया? तो ब्लैक बॉडी को इस चैप्टर में इस तरह से माना गया है कि एक ऐसी बॉडी जो जिस पर जो भी रेडिएशन गिरे उसको पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर ले, और प्रॉपर टाइम आने पर उसको सारा जो रिलीज भी कर दे। तो ब्लैक बॉडी एक ऐसा एज्यूम्पशन है जो उस पर गिरी हुई सारी हीट को एब्जॉर्ब भी कर लेगा, और समय आने पर, समय कब आएगा कि जब उस ब्लैक बॉडी या बॉडी का टेम्परेचर अपने सराउंडिंग से हाई हो जाएगा, ठीक है जी। तो जब उससे हाई हो जाएगा तब वो सारा रिलीज भी कर देगी, ठीक है। अब सन अभी क्यों सफेद दिख रहा है? क्योंकि सन के रेस्पेक्ट में और सारे प्लैनेट का टेम्परेचर कम है, तो सन डोमिनेट किया गया कर रहा है, वहीं से सारे रेडिएशन निकल रहे हैं। जब सारे रेडिएशन निकलेंगे यानी सारे कलर प्रेजेंट है, तो वो कैसा दिखेगा? व्हाइट दिखेगा। पर आज से करोड़ों सालों बाद हो सकता है सन की में जो फ्यूजन रिएक्शन अपन मानते हैं वो यदि स्लो पड़ जाएगी, तो क्या होगा कि वो उतनी हीट पैदा नहीं करेगा। हो सकता है उस समय अर्थ या कोई और के पास बहुत हीट हो जाए, तो जब उस समय सन की कैपेसिटी कम हो जाएगी तो अर्थ डोमिनेट करने लगेगी, तो उस केस में अर्थ ज्यादा रेडिएशन देगी, तो सन को, क्योंकि वो ब्लैक बॉडी है, उसको सारा एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। जब सारा एब्जॉर्ब करना पड़ेगा
सारी वेवलेंथ जब उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगी तो वो काली दिखेगी। तो ब्लैक बॉडी का ये मतलब है एक ऐसी बॉडी जो सारे वेवलेंथ एमिट भी कर देता है और सारे वेवलेंथ एब्जॉर्ब भी कर लेता है। अब क्योंकि ये तो रेशियो है तो इसका डायमेंशन 0 होगा, ठीक है जी, मतलब डायमेंशन होगा ही नहीं, और ये 0 से 1 में वेरी करेगी। ब्लैक बॉडी के लिए डाटा 1 होगा क्योंकि वो जो भी उसको मिलता है उसको एब्जॉर्ब भी कर लेता है और उसको एमिट भी कर देता है, ठीक है। अपनी ह्यूमन बॉडी की एमिसिविटी लगभग 0.97 जैसी मानी गई है। एमिसिविटी के बाद अब आता है एब्जॉर्प्टिव पावर। तो ब्लैक बॉडी के लिए तो 1 हो ही जाना है, जैसे सन के लिए भी हमने सन को ही हमने ब्लैक बॉडी माना है, तो उस पर तो जो भी गिरेगा उसको वो सारा एब्जॉर्ब कर लेगा। पर अभी वो दिन नहीं है, अभी तो वो पूरे ग्लोब पर पूरे शवा पर चमक ही रहा है आपका। इसके अलावा प्लेटिनम ब्लैक, लैम्प ब्लैक या कार्बन ब्लैक जैसों को भी हमने ब्लैक बॉडी जैसा माना है। इसलिए एक वजह भी कई बार बर्तनों का पहला जो बॉटम होता है उसको हम काला कर देते हैं। काला कर देने से वो बर्नर की गर्मी को अच्छे से खींच पाता है, ठीक है। एब्जॉर्प्टिव पावर कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकती। हाँ नहीं हो सकती भाई, 100% तो किसकी है, ब्लैक बॉडी की है, तो उससे ज्यादा तो कोई ज्यादा और आइडियल है नहीं, ठीक है। अब एब्जॉर्प्टिव पावर है क्या, इट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन अ टाइम टू द टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऑन अ बॉडी ड्यूरिंग द सेम टाइम। तो उसी टाइम इंटरवल में कितनी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर पा रहा है और उस पर कितनी टोटल एनर्जी गिरी थी, उसके रेशियो को हम एब्जॉर्प्टिव पावर कहते हैं। किरचॉफ लॉ के इस एप्लीकेशन में हम इनका इस्तेमाल करेंगे। तो किरचॉफ लॉ देखिए क्या कहते हैं किरचॉफ साहब। किरचॉफ साहब कहते हैं कि जो रेशियो है ना किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, किसका, जो भी हम सीख किया है, एमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंज के लिए वो कांस्टेंट रहता है, ठीक। अभी बहुत इजी वर्ड में सिखा देंगे, पर ये तो जैसा थ्योरेटिकल कांसेप्ट है वैसा सीखिएगा। और ये जो कांस्टेंट है वो आपके किसी ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर के बराबर होगा। अब क्योंकि वैसे भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो फिर आप समझ जाइए क्या होगा, कांस्टेंट होने से ये सब कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जो ई लैम्डा प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ए लैम्डा, यानी कि जो अच्छा एब्जॉर्बर है वही अच्छा एमिटर भी है। तो ये तो सीधा अपन स्टडी से भी जोड़ लें, अरे भाई जो स्टूडेंट आज अच्छा एब्जॉर्व करेगा वही अच्छा टीचर बन जाएगा। एब्जॉर्वर मतलब स्टूडेंट, एमिटर मतलब क्या हो गया, टीचर हो गया, ये है ना। इसका एग्जांपल डेजर्ट एरिया में जो सैंड होती है वो भी है। आपने देखो बहुत सारे मूंगफली सेकने वाले सैंड का इस्तेमाल करते हैं, सैंड डाल के उसमें मूंगफली वगैरह सेकते हैं, क्योंकि वो सैंड जो है वो एक अच्छा एब्जॉर्बर है हीट का, ठीक है जी। इसलिए वो जब भी किसी कढ़ाई वगैरह में गर्मी में रखी जा रही है तो अच्छी सी हीट एब्जॉर्ब करके मूंगफली वगैरह को गर्म कर दे रही है। अब वही सैंड जब डेजर्ट एरिया में बात करें तो दिन के समय में सन चमक रहा है, तो जब दिन के समय में सन चमक रहा है और नीचे आपका ये सैंड है, तो दिन के टाइम में तो सारी इन्होंने एब्जॉर्ब कर ली, बहुत गर्म हो गई, आप चल नहीं सकते। रात के समय में उल्टा हो जाएगा, तो सन की जगह कौन आ जाएगा, मून आ जाएगा, तो वो ठंडा हो गया, तो ठंडा होते ही सैंड अपनी सारी हीट रिलीज कर देगा, सारी हीट रिलीज कर देगा तो ये एकदम ठंडा हो जाता है। इसलिए इवन गर्मी के दिनों में भी डेजर्ट एरिया में सैंड वाले हिस्से तो पर्टिकुलर रात में के समय टेम्परेचर बहुत गिर जाता है। तो ये सब जानकारी थी आपकी किरचॉफ लॉ से रिलेटेड, तो बस एक बार रूल फिर से देख लें। ये तो इस लेक्चर में इतना ही। इसके न्यूमेरिकल और स्टीफन्स लॉ वगैरह हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट लाइफ से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।